धीरे धीरे ही काम करना पड़ता है। सोचो, एक आदमी दीवान से लेकर सूबेदार बनने के लिए 17 साल तक क्या कर लिया, तो तपस्या कर लिया। और हम क्या करते हैं सर, 6 महीना पढ़ते हैं, जॉब नहीं हुआ तब नहीं पढ़ूंगा, भगा यहाँ से, दिमाग खराब हो गया, 6 महीने से पढ़े जा रहा हूँ। वो भी 17 साल जब बर्बाद किया होगा, 16वें साल उसको भी लगा होगा यार जिंदगी के 16 साल बिता दिए, जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ मेरे को, 17वें साल मेहनत करूं कि नहीं करूं करके। अभी देखो विराट कोहली को देख लो, कितने आईपीएल हो गए, 18। अब वो 18 आईपीएल से खेल रहा है विराट कोहली, कब कब मिला बेचारे को, 18वां आईपीएल। उससे पहले आरसीबी जीती है क्या, नहीं जीती ना। तो क्या विराट कोहली क्या कब जीते पर संन्यास ले लिया कि नहीं भाई खेलेंगे, सब संन्यास लेंगे, लेकिन एक बार आईपीएल कब जीतेंगे, वरना बड़ी बेइज्जती होगी, घणों बेइज्जती होगी। लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ, 18वें आईपीएल में उसने फाइनली क्या किया, चीजों को डन किया। उसमें भी कप्तान बेचारा वो नहीं था, लेकिन टीम का हिस्सा था ना कि आरसीबी में जब विराट कोहली थे तो क्या किया, कब जिताया। दूसरी बात, किंग्स 11 पंजाब कितनी बार कब जीता है, एक भी बार नहीं जीता भाई। वो 19वीं बार के इंतजार में है कि सर 19वीं बार भी क्या करेंगे, जीतेंगे। आईपीएल टीम वापस तो नहीं हुई, खेल रही है ना सर, सेमीफाइनल तक गई। तो भाई कई बार लगता है सर कि हमने बहुत काम कर लिया, तो जरूरी नहीं कि बहुत काम कर लिया। आज युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट में, लेकिन उसके रहते में भी आदमी एक भी क्या किया, आईपीएल कप जीता। वो बात और है कि 2 वर्ल्ड कप वही जिताया है, ठीक है। जो क्रिकेट के सही जानकार उनको पता है कौन जिताया है करके। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो क्या किया, आईपीएल खेल मतलब मेहनत करना छोड़ दिया। और हम लोग 6 महीना एग्जाम को फोकस करके दे दिए, इस बार हुआ तो ठीक वरना छोड़ दूंगा। तो छोड़ दोगे तो क्या करोगे, सीईओ का पोस्ट खाली है अंबानी के कंपनी में, क्या है कहीं खाली वाली है बता दो मेरे को, है कहीं व्यवस्था कि बुलाएगा सब पैकेज देगा, सर आइए बैठिए 50 लाख महीना लीजिए, और मन होगा तो काम में आना, वरना सर घूमना कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय क्या ऐसी कुछ पता ही, लोग क्या सोचते रहते हैं। तो मुर्शिद कुली खां बैठाया इसको। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने शासन संभालना शुरू किया। इस एरिया में अंग्रेज व्यापार किया करते थे। कारण क्या था कि बंगाल के पास क्या था जी, बंगाल के पास बंदरगाह थे, तो विदेशों से सामान लाना ले जाना यहाँ काफी आसान हुआ करता था। उस समय ट्रक और फ्लाइट था नहीं बेटा, बैलगाड़ी सामान लाना, उससे अच्छा पानी के जहाज से लाओ और सेल करो। और कलकत्ता तो शुरू से बहुत डेवलप एरिया था, तो वहां से क्या हुआ, व्यापार करना शुरू हुआ। अंग्रेज यहाँ पर आए, ज्यादा अंग्रेज नहीं थे, उनको यहाँ पर बिना टैक्स के व्यापार करने मिल गया। मुर्शिद कुली खां की पत्नी क्या हो गई, बीमार पड़ गई। अब उसकी बीमार पत्नी को ठीक नहीं कर पा रहा था, तो अंग्रेजों ने अपने साथ डॉक्टर भी लेके चला करते थे। भाई इतना लंबा सफर में निकल रहे, कोई बीमार पड़ गया रास्ते में, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां की पत्नी का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। अब इससे मुर्शिद कुली खां बड़ा प्रसन्न हो गया, जाओ यार मैं तुमको आज से क्या देता हूँ, छूट देता हूँ कि मेरे पूरे के पूरे बंगाल में व्यापार कर लेना, और आपको व्यापार के नाम से 1 भी रुपया टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो अंग्रेजों को पहला शय मिला कि बिना टैक्स के व्यापार करने मिला, कहां पर, बंगाल में। अब जो उनका बिजनेस था वो 4 गुना बढ़ाना शुरू कर दिया, भाई यहाँ डबल फायदा है, क्यों, यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा करके। वो थोड़ा सा उनको क्या किया, मजबूत किया। वो पैरेलल चलते रहे। मुर्शिद कुली खां उनको कुछ नहीं बोलता था। ये लोग इतना पैसा जमा कर लिए कि कई लोगों ने किलो खरीद लिया, और किलो को खरीद कर अपने खजाने वहां रखे, मतलब जो सामान खरीद के लाते थे, और उन खजाने को लूटने के डर से वहां पे सेना भी बैठाना शुरू कर दिए। ये हमारा चौकीदार है, हमारा सामान को लूट लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी सेना भी जमा करना चालू कर दी। अब ये सिलसिला चलता रहा। मुर्शिद कुली खां के बाद ये शाहनवाज खान आया, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान आया, शाहनवाज खान आया, शुजाउद्दीन खान आया, और आखिरी में आता है अलीवर्दी खां। इस समय 1700 ये बैठता है 56 में, और 1700 बैठता है 46 में, 1746 और 1756 तक यहाँ पर कौन बैठता है, तो बैठता है अलीवर्दी खां बैठता है। इससे पहले 2 शासक और आए हैं, एक शुजाउद्दीन खां आता है और एक सरफराज खान आता है। हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि इतिहास में कभी उसके बारे में पूछा है नहीं। अंतिम शासक कौन बना यहाँ पर, तो एक बना हमारे पास अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के समय तक आते आते अंग्रेजों का अति बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो कई जगह तो अपने सिक्के चलवाना शुरू कर दिए थे, और कई जगह तो वो स्वयं भी सरकार बन के टैक्स वसूलना चालू कर दिए थे। इन सब से अलीवर्दी खां दुखी हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों के विरोध काम करते करते क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इसका जो नाती था, इसका दौहित्र अलीवर्दी खां का, अलीवर्दी खां का दौहित्र का मतलब होता है
नाती। क्या होता है? नाती। मतलब अपनी बेटी का जो बेटा होता है उसे दौहित्र कहा जाता है। इतिहास में एक शासक है, नाम क्या उसका? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र। याद है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र, वैसा था। तो अलीवर्दी खां का दौहित्र अर्थात नाती था, इसका नाम था नवाब सिराज उद दौला। कौन बैठा राजगद्दी पर? नवाब सिराजुद्दौला बैठा। नवाब सिराजुद्दौला जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, इसने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ कानून कड़े कर दिए और उसके खिलाफ क्या किया? तो कड़े कड़े कदम उठाने लगा। मतलब अंग्रेजों की मनमानी बंद, व्यापार करने के लिए फिर से उनको टैक्स देना पड़ेगा। जहां जहां सिक्के चलवाए थे सब कुछ क्या करा दिया? उनको बंद करा दिया। जिन किलो पे उसने सेना खड़ी कर रखी थी उन किलो से सेना हटवाई और कुछ किलो को तो क्या किया? जीत भी लिया। इसने सबसे पहले क्या किया कि 1956 में सेंट जॉर्ज किले पर आक्रमण किया और क्या कर लिया? उसे जीत लिया। फिर अंग्रेजी व्यापारियों पर क्या किया? तो पुनः बंगाल में कर लागू कर दिया। अब अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से दुखी हो चुके थे। किससे? नवाब सिराजुद्दौला से। अभी भी पैरेलल व्यापार कर रहे भाई, चलो ठीक है, राजा आता है इतना काम तो करता ही करता है। ये अंग्रेजों से इतना चिढ़ता था कि इसने क्या किया कि 20 जून 1956 को अंग्रेजों को क्या किया? बंदी बनाया किले पर आक्रमण करके। बंदी बनाने के बाद 146 अंग्रेजों को 18 बाई 14 बाई 10 के कमरे में, या फिर ऐसे कहते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये हाइट था, ये ब्रीड थी और ये क्या था? लंबाई था। एक कमरा था, समझ लो 14 बाई लंबा, 10 बाई चौड़ा और 18 मीटर 18 फीट क्या था जी? ऊंचा। इतने बड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को डालकर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद रात भर उनको बंद रहने दिया। और रात भर में क्या हो गए? वो लोग एक दूसरे का सांस ले लेके मर गए। केवल 23 अंग्रेज बचे। बाकी सबकी क्या हो गई? बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इस घटना को काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। किसमें? इतिहास में। मतलब अंग्रेजों को ना वो फूटे आग पसंद नहीं करता था, नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए मेरे को कोई अंग्रेज फंग्रेज। मतलब 146 से बचे कितने? सिर्फ 23। बाकी सब क्या हो गए जी? मर गए। वो सब कैसे मर जाएंगे? तो कमरा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा ऐसे ले लो, उसके यहाँ से यहाँ ले लो, और हाइट में तो बंदे के ऊपर खड़ा कर जी 146 बंदे को खड़ा कर दो, रूम बंद कर दो, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कुमला मर गए बेचारे लोग। इस घटना को इतिहास में क्या नाम दिया? उसको ब्लैक होल की घटना दी गई। ये एक घटना, किले का सेंट जॉर्ज किले का जीता जाना, अंग्रेजों के खिलाफ काम, ये सब चीज फिक्स कर दिया था कि अब ये क्या कर चुके थे? अंग्रेजों को बहुत ज्यादा दुखी कर चुका था। अंग्रेज जो है इसके खिलाफ युद्ध लड़ना की तैयारी में हो गए थे। अब इतना कठिन काम कर रहा था और अंग्रेज इसके अंडर में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसी के साथी लोग जो थे वो लोग अंग्रेजों से पैसा ले रहे थे, तो उनको भी चिढ़ मच गई, क्योंकि उनका भी इनकम क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ जो भी आदमी थे उन सबको एक साथ क्या किया? इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इसके खिलाफ ही क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों और नवाब सिराज उद दौला के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा जी? प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध कब होता है? तो 1757 में। कारण समझ में आ गया होगा कि आखिर अंग्रेजी सेना को युद्ध क्यों करना पड़ा। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो नवाब सिराजुद्दौला था उसका एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उसका? मीर जाफर। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्या किया? विश्वासघात किया।
नवाब सिराजुद्दौला को लगा था कि वो मेरे साथ लड़ेगा, परंतु मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी कि जब आप नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में क्या करोगे, हरा दोगे, तब यहाँ का जो सुल्तान है, यहाँ का नवाब कौन बनेगा, तो मीर जाफर बनेगा। ये कंडीशन हुआ इस समय इस लड़ाई में कि नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस कौन थे जी, तो अंग्रेज। और अंग्रेजों की कमान संभाली थी किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसका सहयोग किया था किसने, तो मीर जाफर ने। मीर जाफर ने सहयोग नहीं किया, एक्चुअल में नवाब के साथ विश्वासघात किया। मीर जाफर जो था वो सेना में था किसकी, नवाब सिराजुद्दौला की। लेकिन उसने क्या किया कि यहां से पलटी मारकर, धोखा देकर, मतलब ऑन ग्राउंड धोखा दिया नवाब सिराजुद्दौला को, और किसके साथ आ गया, रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गया। क्लियर है ये। अब यहां पर भी नवाब के साथ जो सैनिक थे वो 50,000 की सेना थी इसके पास, 50,000 की। इसके पास 950 अंग्रेज थे, 2200-2300 खुद इंडिया के सिपाही थे, जो को वो बेवकूफ आदमी की वर्दी पहना दो तो अपने देश के आदमी को भूंस दे। 2100 भारतीय सैनिक थे और इनके पास 100 तोपें थी, 100 तोपें थी, तोपें इनके पास भी थी। अब सोचो ये लगभग 5000 के आसपास लोग थे अंग्रेज लोग, और इनके पास सेना किसकी थी, 50,000 की थी। फिर भी ये लोग युद्ध को हार गए। क्यों हारे समझिएगा। इस युद्ध का नाम पहली बात सर प्लासी का युद्ध क्यों पड़ा, तो जिस ग्राउंड में युद्ध हुआ ना, एक्चुअल में वहां पे पलास, सुने पलास के पेड़ होते हैं, बड़ा बड़ा फूल होता है पलास का, लाल लाल, पलास कुसुम बेर, उसे लाख निकाला जाता है। पूरा पलास का जंगल था, और पलास के जंगल का जो मैदान था वहीं पर ये युद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्लासी का युद्ध। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, इसकी 50,000 की सेना युद्ध जीतने को आतुर थी। हुआ क्या सर, 1 घंटे की बरसात हो गई, जैसे अभी सवेरे होती है। अब ये लोग अंग्रेज बारूदों के बारे में जानकारी इनकी अच्छी थी। इन्होंने जैसे युद्ध हुआ सबसे पहले अपने बारूद को ढक लिया, प्लास्टिक से सेव कर लिया कि बारूद सिताना नहीं चाहिए। लेकिन जो भाई ये लोग थे, इनको बारूद की समझ नहीं थी, इनका सारा बारूद क्या हो गया, गीला हो गया। 1 घंटे के बाद जब बारिश रुकी, युद्ध फिर से चालू हुआ, तो इनका बारूद तो फुस हो गया, लेकिन इनके तोप के गोले जो थे वो आग की तरह बरस पड़े। किस पर, तो सिराजुद्दौला की सेना पर। और इस युद्ध में हमारी बदकिस्मती थी कि 5000 अंग्रेजी सेना ने 50,000 के नवाबों की सेना को हरा दिया। तो पहली घटना तो यहां पर हो गई कि नवाब सिराजुद्दौला की इतनी बड़ी सेना हार गई। अंग्रेजों के नाम का पूरे भारत में एक प्रकार से भय व्याप्त हो गया कि यार कैसी सेना है, 5000 की सेना ने हरा दिया किसको, 50,000 की सेना को। झूठ मूठ का बात फैल जाता है। ऊपर से हमारे सैनिक कोई लुंगी पहन के लड़ रहा है, तो कोई कुछ लड़ रहा है, कोई मतलब ट्रेंड नहीं दिखते थे। उनके सैनिक वो लाल वाल वाला कोट वोट, पैंट वैंट, बेल्ट जूता पहन के एकदम मालिक। तो क्या है, हम लोग लगता है ना चीजों को देखकर, अगर कोई देखो क्लास में ना एक अनपढ़ बंदे को मस्त सेव करके पूरा ड्रेसअप में अगर लाकर खड़ा कर दूंगा ना, बोल दूंगा ये आदमी 5 एग्जाम क्रैक के यूपीएससी वाले हैं, आपको भाषण देंगे, आप एकदम ऐसे हो जाओगे, कुछ बढ़िया बताया करके। हम लोग क्या होता है, कपड़े को देख कर क्या होते हैं, हम लोग हमारी समस्या पैदा हो जाती है, यार पता नहीं कितना नॉलेज वाला आदमी होकर के, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हारे। इसके बाद क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला क्या हुआ, यहां से निर्वासन निकाल चले गए। निर्वासन के काल में जाने के बाद 1757 तक, 1757 से लेकर 1760 तक अब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन रहा। बंगाल अभी भी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज नहीं आ सकते थे, क्योंकि जनता में अगर आकर अंग्रेज बैठेंगे और बोलेंगे कि आज से हम आपके राजा, जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, विद्रोह कर देगी। तो जब तक जनता को अंग्रेजों की आदत ना हो जाए, इसलिए सिर्फ एक कठपुतली के रूप में वहां पे सुल्तान बैठाया गया, नवाब बैठाया गया। और वो कौन था जी, मीर जाफर था। कौन था वो, मीर जाफर। क्लियर है ये। तो मीर जाफर जो है इन 3 सालों के लिए क्या रहा, यहां पर बंगाल में नवाब बना रहा। ठीक, मीर जाफर। फिर क्या हुआ 1760 में, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव पहले फिर से क्या होता है जी, तो फिर ब्रिटेन चला जाता है। 1760 में उधर जाता है, इधर राजा ना होने के कारण मीर जाफर को हटाकर नवाब सिराजुद्दौला का जो अगला उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है मीर कासिम। क्या नाम होता है उसका, मीर कासिम। मीर कासिम को फिर से नवाब बना दिया जाता है। याद रखना दोनों अलग अलग आदमी हैं।
मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों का चाटुकार था, और जो मीर कासिम था नवाब सिराजुद्दौला का असली उत्तराधिकारी था। इसे क्या होता है, फिर से साम्राज्य प्राप्त होता है, और 1760 से लेकर 1763 तक 3 सालों तक, जब तक रॉबर्ट क्लाइव वापस नहीं आता है तब तक सत्ता फिर से इसके पास रहती है। इसने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी को क्या कर लिया, चेंज कर दिया। इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर क्या कर लिया, तो बिहार के मुंगेर में। मुंगेर याद होगा ना, राजा धर्मपाल वाला, जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, वही वाला क्या है, मुंगेर बनवाया। ये मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो इस मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद की स्थापना जो उस समय बंगाली क्या थी, राजधानी थी। मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। अब 3 साल तक ये रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। फिर 1763 में फिर से कौन आता है, तो विसेंट टार्ट आता है, और वो फिर से मीर कासिम को हटाकर किसको बढ़ा देता है, मीर कासिम को हटाकर पुनः नियुक्त करता है, किसको पुनः नियुक्त करता है, मीर जाफर को। किसको करता है, मीर जाफर को। जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है, अब मैं क्या करूं, इतिहास में ऐसा हुआ तो चिक चाक कर रही है, मैं हटा रहा हूं जान उसको, है। फिर कौन आता है, तो भाई हमारे पास मीर जाफर क्या बनता है, फिर से सुल्तान बनता है, कहां का, बंगाल का। अब बंगाल का सुल्तान बनने के बाद जब मीर कासिम को भगा दिया जाता है, तो मीर कासिम कहां जाते हैं, अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कि उनकी मनमानी, जब आता है तब मेरे को बैठाते हैं, जब आता है तब मीर जाफर को बैठाते हैं। यहां से निकलता है कौन, मीर कासिम निकलते हैं, और कहां जाते हैं वो जी, वो बिहार जाते हैं। कहां जाते हैं, बिहार। उस समय बिहार में एक साम्राज्य होता है अवध, और अवध का जो राजा होता है उसका नाम होता है नवाब सुजाउद्दौला। इस सिराजुद्दौला नहीं है, याद रखना, नवाब को नहीं है, सुजाउद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला। इससे मिलने के लिए आते हैं मीर कासिम। सुजाउद्दौला के बगल में दिल्ली का सुल्तान, अर्थात अब मुगलिया सल्तनत का जो राजा होता है वो बैठा होता है, और उसका नाम होता है शाह आलम द्वितीय। ये बैठा होता है। तो इन दोनों के बीच चर्चा होती है, भाई देखो अंग्रेज इधर क्या कर रहे हैं, बहुत वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, मेरे को कभी हटाता है, कहीं बैठाता है, कभी हटाता है, कहीं बैठाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको भी कल क्या करेगा, यहाँ पर हटाएगा बैठाएगा, और ये स्थिति हम दोनों के बाद क्या होगी, आपके साथ भी आएगी। तो सही तो स्थिति है कि हम तीनों आपस में संधि करें और तीनों मिलकर लड़ जाए, किससे, अंग्रेजों से। पहले बाहर की बीमारी को दूर करो, आपस में हम लोग देख लेंगे करके। तो इसके कारण क्या होता है कि 1764 में शाह आलम द्वितीय प्लस नवाब सुजाउद्दौला, कहां का, अवध का नवाब, प्लस मीर कासिम, इन तीनों की सेना वर्सेस अंग्रेजी सेना, इनके बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है ये, बक्सर का युद्ध। बक्सर एक जिला है किसका, बिहार का। बिहार क्या है, जिला है। बस्तर अलग है और बक्सर क्या है, अलग है। 1764 में युद्ध होता है। इसमें बंगाल और बिहार और दिल्ली की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है, हार जाती है। शाह आलम द्वितीय, नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना हार जाती है, और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। यही लड़ाई जो होती है निर्णायक होती है, जो ये फैसला कर देती है कि अब आगे चल के भारत में किसकी सत्ता आने वाली है। क्यों, मराठा दिल्ली में हार चुके थे, वर्चस्व सिर्फ दक्कन में काबिज था। नीचे में इधर अलग से हमारे पास टीपू सुल्तान की फैमिली काम कर रही थी श्रीरंगपट्टनम में। इधर पूरा का पूरा बंगाल, बिहार और दिल्ली, ये पूरी सेना अंग्रेजों से हार चुकी थी। मतलब अब पूरे के पूरे भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाली कोई भी शक्ति नहीं बची थी। ये क्लियर हो चुका था। आगे चल के अब भारत में किसका साम्राज्य रहेगा, अंग्रेजों का। अगर पानीपत के युद्ध में मराठा ना हारे होते तो इन तीनों के हारने के बाद भी अंग्रेजों से लड़ने वाली एक सत्ता जिंदा होती, और कौन थी वो, मराठा। लेकिन मराठा को भी अब्दाली हार के निकल चुका था, उनका मनोबल तोड़ चुका था। 61 में हारे थे ना वो, तो 63 में यहाँ क्या हुआ, 64 में यहाँ पर काम हो गया।
अब यहाँ पर कोई भी नहीं था जो अंग्रेजों को क्या कर सके, टक्कर दे सके। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ से विस्तार करना अपना चालू किया। ऊपर तो पूरा जीत लिए मराठाओं के साथ, नीचे में यहाँ पे हमारे पास आपको नहीं याद होगा बहमनी साम्राज्य, और यहाँ पे था हमारे पास टीपू सुल्तान का, या फिर मैसूर रियासत। मैसूर रियासत ये अकेली रियासत थी जिसने क्या किया, अंग्रेजों को टक्कर दिया। 4 बार युद्ध करना पड़ा, और एक कौन थे जी, तो मराठा। बाकी तो ऊपर काम एक ही बार में सेट हो गया था कि अंग्रेज ऊपर क्या रहेंगे, अब अंग्रेज ही रहने वाले। क्लियर है ये। इसके बाद जो कहानी पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है किसकी, मैसूर रियासत की पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैसूर रियासत। ये पूरे एरिया पर क्या हो चुका था, तो अब अंग्रेज आ चुके थे 1764 के आसपास से। नीचे में मराठाओं के साथ भी कई सारी संधियां कर रखे थे अंग्रेज, और कई सारे युद्ध लड़े जा रहे थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए नीचे एकमात्र रियासत थी, और उसका नाम था मैसूर रियासत। नाम क्या था उसका, मैसूर रियासत। मैसूर रियासत जो था वो समझ लो कि अंग्रेजों के नाक पे दम कर रखे थे, क्योंकि इस एरिया से व्यापार होने नहीं देते थे। और ये एरिया जैसे कब्जे में है, समझ लो भारत का व्यापार उसके कब्जे में है। तो इस एरिया को अंग्रेजों के लिए जीतना बहुत ही जरूरी था, और अंग्रेज अब व्यापार से हटकर साम्राज्यवाद की तरफ अब मूव कर चुके थे कि व्यापार रहने दो यार, क्या 150 जमा कर, सीधा देश ही लूट लो करके। आधा भारत तो लूट चुके हैं, और राजा उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। क्या मतलब है, इनको आपस में लड़ाओ, खत्म करो और पूरे भारत को लूट लो। तो ऐसा हुआ कि 1764 में हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस समय मैसूर का राजा था हैदर अली जो है वो कोई राज परिवार से नहीं था, एक आम सैनिक था, एक अनपढ़ आदमी था, लेकिन सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होकर सेना में लड़ाइयों में अपनी जगह बनाया, और अपनी कूटनीति से राजा को इंप्रेस कर लिया। इंप्रेस करते करते सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा, और सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद राजा को हटाकर क्या बन गया, खुद राजा बन गया। अनपढ़ आदमी था। पूछेगा मैसूर रियासत का अनपढ़ सुल्तान कौन है, क्या बताओगे, हैदर अली। एकदम अनपढ़, लेकिन कूटनीति युद्ध नीति में माहिर। इसका कोई मतलब हाथ नहीं पकड़ सकता था युद्ध नीति में और कूटनीति में। तो मैसूर का राजा कौन बना, हैदर अली। यह अनपढ़ शासक था, परंतु कूटनीति और युद्ध नीति में माहिर था। अब इसने क्या किया, अंग्रेजों को, यहां पर अंग्रेज बैठे हुए हैं, यहां पर है हैदर अली, उनको ललकारा, अरे आओ ना यार, अकेले क्या रहते, वहां पे दम है तो मेरे से भिड़ के देखो करके अकेले लड़ने को बुलाया। लेकिन इसने क्या किया, हैदर अली ने पहले से ही मराठाओं से क्या कर रखा था, यहाँ संधि कर रखी थी, गुप्त संधि कर रखी थी कि जैसे ही आएगा नाम तो तुम लोग उधर कुछ मत बनना, इसको आने देना। जैसे ही यहाँ पर आके बैठेगा मैं आक्रमण करूंगा, पीछे तुम लोग भी क्या कर देना, आक्रमण करना। अंग्रेजों को बुलाया, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, आंग्ल और मैसूर युद्ध में मराठाओं के साथ संधि करके खूब कुटाई की, किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेजों अपने जान बचाकर भागे, उनके कर्नल जनरल के जान के लाले पड़ चुके थे। पहली बार बहुत मार मारा, हैदर अली क्या हो गया, जीत गया। और पहली बार हमारे पास हुआ संधि, ये हुई प्रथम आंग्ल मैसूर की संधि हुई। इस संधि को मद्रास की संधि भी कहा जाता है। ये पूरी की पूरे इतिहास की पहली संधि है जो कि अंग्रेजों के शर्तों पे नहीं हुई थी। अंग्रेजों के साथ संधि हुई और भारतीयों के शर्तों पे हुई थी, मतलब टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के शर्तों पे हुई थी। यह संधि जो हुई थी
हैदर अली की शर्तों पर हुई थी। पहली बार इतिहास में कोई अनपढ़ आदमी था जो अंग्रेजों क्या किया, अपनी जूती पे उनके नाक रगड़वा दिया था। कौन था वो? हैदर अली था। याद रहे, अनपढ़ आदमी था, कूटनीति में इतना माहिर था। फिर दूसरी बार 1784 में क्या हुआ हमारे पास? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोनों सेनाएं बराबर रही और संधि हुई हमारे पास मंगलौर की संधि हुई। यहां पर अंग्रेज क्या कर लिए थे? पहले मराठाओं से क्या कर लिया? कांटेक्ट कर लिया कि भाई इस बार तो अपने साइड रहेगा, और क्या करेंगे इस बार अपन, क्या करेंगे, दोनों मिलकर मारेंगे। किसको? तो टीपू सुल्तान को। लेकिन जब युद्ध के मैदान पे गया तो फिर वही हुआ, मराठा फिर लड़ गए किसके तरफ से? हैदर अली की तरफ से। फिर मार खाया कौन? अंग्रेज। और उसके बाद फिर संधि हुई। इस बार जो लूटा गया धन वन था बराबर क्या किया गया? 50-50 बांट दिया गया। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि 1792 में मृत्यु हो जाती है। किसकी? हैदर अली की मृत्यु। और उसके पश्चात, उसके बाद राजा बनता है कौन? टीपू सुल्तान। राजा बनता है टीपू सुल्तान। ये पढ़ा लिखा लड़का था। जब पापा नहीं पढ़े होते ना तो बेटे को जरूर पढ़ाते हैं, बेटा तू पढ़ ले यार, क्योंकि अगर मैं पढ़ा होता जिंदगी में बड़े बड़े काम कर गया होता, क्या पता तू कर जाए। तो टीपू सुल्तान को क्या करते हैं? वो राजा बना देते हैं। कब? 1792 में टीपू सुल्तान राजा बनता है। अब जाकर 1792 में क्या होता है? तो फिर से होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रहे, टीपू सुल्तान पढ़ा तो था लेकिन कूटनीति में उतना माहिर नहीं था जितने इसके पिता हैदर अली थे। इस युद्ध में जो हुआ, टीपू सुल्तानी क्या हो गई? टीपू सुल्तान क्या हो गया? हार गया। और हारने के बाद क्या हुआ? इसको एक संधि करनी पड़ी जिसे अपमानजनक संधि कहा जाता है। ये था हमारे पास 1792 में, इसे करनी पड़ी श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। किसके मध्य? तो इस समय अंग्रेजी गवर्नर था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस वर्सेस कौन था जी? टीपू सुल्तान। कॉर्नवालिस ने इस युद्ध को लड़ने के लिए किसे नियुक्त किया था? कैप्टन मुनरो को। किसको नियुक्त किया था? कैप्टन मुनरो को। ये तृतीय जो आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हुआ 1792 में, पूछेगा इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। मैसूर का सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान। कब हुआ? 1792 में। इस युद्ध को लड़ने के लिए कॉर्नवालिस ने किसे नियुक्त किया था? तो कैप्टन मुनरो को नियुक्त किया था। इसमें हार किसकी हुई? तो टीपू सुल्तान की हार हो गई। और संधि कौन सी की गई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है संधियां। सबसे पहली संधि कौन सी हुई थी? पहली संधि हुई हमारे पास मद्रास की संधि। उसके बाद कौन सी हुई? मंगलौर की संधि। और उसके बाद संधि कौन सी हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम संधि। इस संधि के अनुसार मैसूर रियासत और टीपू सुल्तान को बहुत जहालत झेलनी पड़ी। उनको बहुत सारा पैसा, करोड़ों में रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। लगभग आधा मैसूर रियासत अंग्रेजों को सौंपना पड़ गया। इसके बाद जो अंतिम युद्ध होता है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य, वो होता है 1799 में। इसे कहा गया अंतिम या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान अंतिम रूप से क्या होते हैं? तो पराजित होते हैं और वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। कहां पर? ग्राउंड में ही। और मैसूर रियासत जो है वो पूरी तरीके से अधीन हो जाता है किसके? अंग्रेजों के। ऐसे करे क्या हुआ? तो मैसूर रियासत का अंत हुआ। बेटा कंटेंट बस इतने पूछेगा सर कि मैसूर रियासत
का जो मेन जो राजा शुरुआत किसने की थी? हैदर अली ने। अनपढ़ सुल्तान कौन था? हैदर अली, परंतु कूटनीति में माहिर था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। क्या बताओगे? 1764 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1784 में। कब? 1784 में। इसमें कौन सी संधि हुई? तो मंगलौर की संधि हुई। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1792 में। किसके किसके मध्य हुआ? तो टीपू सुल्तान वर्सेस कार्नवालिस। इस समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे? कार्नवालिस थे। अंग्रेजी गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़ने के लिए किस कैप्टन को नियुक्त किया था? किसको? कैप्टन मुनरो को नियुक्त किया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस था। ये कंटेंट होगा। इसके बाद हमारे पास आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें अंतिम रूप से पराजित हुआ कौन? टीपू सुल्तान। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास दो बड़े रियासत और उनकी कहानियां थी। अब कुछ छोटे छोटे भी क्या है? रियासत है, उनके बारे में जान लेते हैं। दो ठोके और खेल खत्म करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अरे पीछे चल दिए क्या हम लोग? ठीक। इसके बाद कुछ और रियासत भी थे, उनका विलय भी देख लो। हाँ चलिए, यहां पर जैसे भाई पता है आप लोग को सर, यहां पे था अवध। याद होगा बिहार में ना जी आपका अवध। तो अवध में क्या हुआ था? जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसी का एक सूबेदार था और उसका नाम क्या था? शाह आदत खां। मुगल सत्ता के पतन के समय चालाकी से एक सूबेदार था, उसका नाम था शाह आदत खां। इसने बिहार में एक नए वंश या साम्राज्य की नींव रखी। उसका नाम क्या था? अवध का साम्राज्य। क्लियर है ये? अवध के साम्राज्य की नींव रखी। तो पूछता है सर कि अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पूछेगा शाह आदत खां। ये कब बना? तो जब मुगल सत्ता क्या पड़ रही थी? कमजोर पड़ रही थी। अब कथन कारण वाला क्वेश्चन बनता नहीं है। अवध साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो मुगल काल में। इसका कारण क्या था? क्योंकि मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी, तो कमजोरी के कारण क्या किया उसने? नया साम्राज्य बना लिया। हाँ सर, कथन भी सही और कारण भी क्या है? सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे थे हमारे पास पंजाब रियासत। जिस समय अंग्रेज यहां पर लीड कर रहे थे, उस समय पंजाब की रियासत के जो राजा थे, उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। यह भी क्या हो, इस साम्राज्य का भी क्या हुआ? तो विलय हुआ। किसमें? तो अंग्रेजी सत्ता में। विलय होने का मतलब ये नहीं कि राजपाट को त्याग दिए, खत्म कर दिया और राजा कमंडल लेकर कहां चले गए? हिमालय पर। नहीं, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की कि आपसे युद्ध लड़ना फिजूल है। क्या चाहिए आपको? हमको टैक्स चाहिए। आपके साम्राज्य में जितना पैसा होता है 20%, 10%, 30% हमको दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपकी सिक्योरिटी भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको अलग से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस समय पंजाब रियासत का विलय हुआ, किसमें? सत्ता में, उस समय राजा कौन थे? राजा रणजीत सिंह थे। क्लियर है ये? बस इतने ही कर लेना हमारे लिए क्या रहेगा? काफी रहेगा। किसके लिए? तो अभी फिलहाल के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। इसके बाद से जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है अंग्रेजी गवर्नर जनरल को। क्लियर है ये? कौन से गवर्नर जनरल कब आए?
गवर्नर जनरल के साथ पढ़ा जाता है, विद्रोह के साथ पढ़ा जाता है कौन कौन सी सभाओं की स्थापना, जैसे तत्व बोधिनी सभा की स्थापना है कि नहीं, रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना, ये सभाएं होती हैं इनके बारे में क्या किया जाता है तो पढ़ा जाता है। क्लियर है ये? चलिए तो इसको कॉपी कीजिएगा।